हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यही क्वेश्चन है जो बच्चों को ज़्यादा लेंदी लगता है या फिर जिसमें ज़्यादातर दिक्कत रहती है ना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने आए हों, खास करके ऑन टू वाला पार्ट है ना। 1-1 वाला तो बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन ऑन टू वाला समझने में उन्हें दिक्कत होती है, खास करके क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं आपको जो ऑन टू वाला पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, ये दो अलग अलग मेथड से करवाऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगेगा, ठीक है, आप उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, जो भी अच्छा लगे आप उससे करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई फंक्शन एफ है जो सेट ऑफ रियल नंबर से डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर जो कि 1 से बड़े और 1 से छोटे हैं। मतलब क्या कि जो डोमेन वाला सेट है वो तो सारे के सारे रियल नंबर आते हैं इसमें, लेकिन जो कोडोमेन वाला सेट है उसमें सिर्फ वही रियल नंबर आते हैं जो -1 और 1 के बीच में है। यानी कि ये आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मोड एक्स। ठीक, अब यहाँ पर इस फंक्शन को हमें 1-1 शो करना है और ऑन टू शो करना है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 1-1 वाला हिस्सा तो ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन ऑन टू में दिक्कत होती है। तो ये मैं आपको दो अलग अलग तरीक़ों से कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइंड था ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 1-1 करने के लिए इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे मोड एक्स है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने मोड एक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि भाई मोड एक्स का मतलब होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब होता है -x अगर x लेस देन 0 है। यानी कि अगर x नेगेटिव है तो माइनस से अलग से मल्टीप्लाई होगा, अगर x 0 है या पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव है तो डायरेक्ट x आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी डेफिनेशन का हम यहाँ पे अगर यूज़ करें तो यहाँ पे अलग अलग केस बन सकते हैं। ठीक है, देखो 1-1 कैसे हम चेक करते थे, याद करो। 1-1 के लिए जो डोमेन वाला फंक्शन जैसे आ रहा है अगर, तो 1-1 के लिए हम कहते थे भाई जितने भी x1 x2 बिलोंग करते हैं R, ठीक है, को, उनके लिए एफ ऑफ x1 अगर बराबर आ जाए एफ ऑफ x2 के, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x1 बराबर है x2 के, तो ये 1-1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो x1 है और x2 है, डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके हिसाब से ये मोड ओपन होगा, है ना। तो इसीलिए हमें अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इतने भी x1 x2 R को बिलोंग करते हैं, उनको हम 4 केसेस में बांटते हैं। पहला केस क्या कि जब x1, ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है, ये है x1, जब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 लेस देन 0 है, यानी कि x1 पॉजिटिव या फिर 0 हो और x2 नेगेटिव हो। ठीक है, तब क्या हो सकता है? ठीक है, पॉजिटिव और 0 एक साथ इसलिए रखा क्योंकि मोड जो है वो चाहे पॉजिटिव रखो या फिर 0 रखो, वो एक ही तरह से ओपन होता है, नेगेटिव पे वो अलग तरह से ओपन होता है। ठीक है, इसीलिए पहला केस मैंने ये लिया। जब भी ऐसा होगा, ठीक है, कहानी तो वैसे ही चलेगी, मानेंगे हम कि भैया मान लिया एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। अब जैसे ही इतना हुआ, अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे x1 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? x1 की। तो x1 क्या लिया है मैंने यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जब आप इसमें x की जगह x1 पुट करोगे तो ये मोड कैसे ओपन होगा? ये मोड तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आई है? x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x1। लेकिन जब आप x2 की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह x2 रखोगे, अब क्योंकि x2 नेगेटिव है, अगर x2 लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो ये जो मोड के बाहर आएगा x2 वो माइनस सिंबल के साथ आएगा। इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, x2 आया, लेकिन नीचे मोड था तो उसकी जगह -x2 आ गया। अब बस आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ से x1 इंटू 1 करोगे x1 आ जाएगा, फिर x1 इंटू -x2 करोगे -x1 x2 आ जाएगा। इस तरह से इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x2 इंटू 1 किया तो कितना आ गया? x2, x2 इंटू x1 किया तो आ गया x1 x2। अब जरा ध्यान से देखना, अगली लाइन में ट्विस्ट है। मैंने क्या किया, -x1 x2 को उधर शिफ्ट किया, इधर पहले से x1 x2 था, ये माइनस वाला प्लस में गया यानी कि हो जाएगा 2x1 x2। ठीक, यहाँ पे x1 अपनी जगह बचा हुआ है, x2 जो है वो इधर माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x1 माइनस x2 और ये हो गया 2x1 x2, जो कि आपस में बराबर हो ही नहीं सकते।
अब आप पूछोगे कि भाई ये बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बराबर इसलिए नहीं हो सकते हैं सर, क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पर जो x1 है वो क्या है, वो जीरो है या जीरो से बड़ा है। यहाँ पे देखो x1 क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा। लेकिन जो x2 है वो क्या है, जीरो से छोटा, यानी कोई नेगेटिव नंबर है। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मान लो x2 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए समझने के लिए -3 रख दी मैंने। x2 की वैल्यू जैसे ही -3 रखोगे तो ये वाला माइनस और ये माइनस 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 प्लस, और जो x1 है इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। x1 की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव है, तो जीरो या पॉजिटिव में कुछ प्लस ही कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि x2 नेगेटिव है, लेकिन एक माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू जीरो है या पॉजिटिव है, तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्योंकि आप जीरो ले सकते हो मिनिमम या फिर पॉजिटिव लोगे, और उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि x2 के पास अपना माइनस छुपा हुआ है, x2 नेगेटिव है, इसीलिए ये सब कुछ क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव। लेकिन इस तरफ की कहानी अलग है। इस तरफ क्या है कि भाई x2 जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है। x2 क्या है, देखो x2 क्या है, कोई नेगेटिव नंबर। ठीक, अब x1 क्या हो सकता है, x1 या तो पॉजिटिव हो, क्योंकि x1 क्या है, पॉजिटिव। तो भैया नेगेटिव नंबर में अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन x1 की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, याद रखना x1 की वैल्यू जीरो भी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जिस केस में जीरो रहा होगा तो जीरो इंटू में जो भी नेगेटिव नंबर हो जीरो बन गया होगा। मतलब इधर जो भी है वो या तो नेगेटिव है या फिर जीरो है, लेकिन इधर जो भी है वो पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, जीरो भी पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता, या फिर कोई नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता ना। इसलिए यहाँ पे इक्वल लगाना तो सही नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ तो बराबर हो ही नहीं सकती है आपस में। ठीक है, इसका कारण मैं लिख दिया एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, सो केस इज रूल्ड आउट। केस मतलब केस वन। ठीक है, जो केस वन है ना जनाब, जो केस वन है जिसमें मैंने कहा कि भाई एक नेगेटिव ले लो, दूसरे को ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव या जीरो ले लो, तो ऐसा केस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो बाद में चीज़ फंस जा रही है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, ये केस बनेगा ही नहीं। दूसरा जो केस होगा इसके जैसा, जैसे इसमें ये नेगेटिव था, तो इस बार क्या करो, x1 को नेगेटिव कर दो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, है ना, यानी कि x1 को नेगेटिव कर दो, x2 को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, बाद में वैसा ही बनेगा ये भी सॉल्व करोगे तो, है ना। बस नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा, पॉजिटिव वाला उधर चला जाएगा, LHS RHS शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बनेगा वैसा ही ये केस भी, केस टू। तो हम बोलेंगे सेम एज केस वन, केस टू इज ऑल्सो रूल्ड आउट, पॉसिबल ही नहीं है ये केस। ठीक है, हाँ केस थर्ड और केस फोर्थ, ठीक है, ये दो केस पॉसिबल होंगे। केस थर्ड क्या, जब x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव हो या जीरो हो, या दूसरा वाला भी। ठीक है, चाहो तो हम इक्वल भी लगा सकते हो, या फिर इक्वल को किसी एक जगह दे दो, है ना, आपकी इच्छा है। तो मतलब क्या कि जब मोड पॉजिटिव के साथ खुले दोनों का, x1 का भी और x2 का भी, या फिर x1 का भी नेगेटिव के साथ खुले और x2 का भी नेगेटिव, यही दो केस और बचते हैं, तीसरा और चौथा, है ना। क्योंकि आपको मोड की डेफिनेशन याद रखनी है कि मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो ना अगर x, तो अलग तरीके से ओपन होता है, और लेस देन जीरो हो तो अलग तरीके से ओपन होता है। तो इस बार एक केस ये बनेगा जब दोनों ही पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक है, तब हमने माना कि भाई एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 मान लेते हैं बराबर है। तो अब क्योंकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जो अपना फंक्शन था, फंक्शन याद है ना आपको, ऊपर चला गया मैं लिख देता हूँ फिर से, फंक्शन था अपना x डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पर देखो क्योंकि x1 नेगेटिव नहीं है तो मॉड x को कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस x1 के साथ खुलेगा। x2 भी नेगेटिव नहीं है तो फिर से मोड कोई दिक्कत नहीं है, x2 वाले केस में भी ये प्लस के साथ खुलेगा। समझ में आ गई बात। अब जब इसको आप सोल्व करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब देखो x1 इंटू में 1 हो गया x1, x1 इंटू x2 हो गया x1 x2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x2 इंटू 1 हो गया x2, x2 इंटू x1 हो गया x1 x2। अब देखो यार ये चीज़ें तो कट गई, है ना, सीधी सीधी कट गई। यहाँ क्या बचा x1, यहाँ क्या बचा x2, x1 x2 बराबर है, तो इस केस में तो ये 1 1 है, हम बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1 इन केस वन। अभी सिर्फ केस थर्ड थोड़ी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो फंक्शन है वो 1 1 आ गया है केस थर्ड में, लेकिन अभी सिर्फ केस थर्ड में है, अभी केस फोर्थ में भी देखो, जब केस फोर्थ में भी हो जाएगा सबके लिए तभी हम बोल सकते हैं ना इसको 1 1। तो मैंने कहा कि भाई जब ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, यानी कि ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, एक केस ही बन सकता है। तो जब दोनों ही नेगेटिव होंगे, है ना, इक्वल टू मत ले लेना इसमें, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लेते ही मोड अलग तरह से ओपन होगा, हमें ये देखना है बस, यही केस बनेगा। ठीक है, तो जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो जो x डिवाइड बाई 1 प्लस मोड x था, ये वाला मोड x माइनस के साथ ओपन होगा,
यानी कि x1 रखोगे तब भी नीचे आपको माइनस नजर आएगा, x2 रखोगे तब भी आपको नीचे माइनस नजर आएगा। ऊपर तो ठीक है मोड नहीं है तो x1 नीचे 1 माइनस x1, ऐसे यहाँ पर x2 नीचे 1 माइनस x2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब x1 इंटू 1 करोगे जब तो ये x1 मिल जाएगा, x1 इंटू माइनस x2 माइनस x1 x2, ऐसे ही x2 इंटू में 1 x2, x2 इंटू में माइनस x1 x2। तो फिर से देखो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे बच गया x1, यहाँ पे बच गया x2, x1 x2 बराबर आ गया। अब देखो 4 केस बने थे जिसमें से पहला केस तो पॉसिबल ही नहीं था, रूल्ड आउट हो गया था, दूसरा केस भी पॉसिबल ही नहीं, रूल्ड आउट हो गया। तो जो पॉसिबल नहीं उसके बारे में बात भी नहीं करनी। पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं? सिर्फ थर्ड जिसमें कि x1 x2 बराबर आ चुका है, और फोर्थ जिसमें अगेन x1 x2 बराबर आ चुका है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम ऑल पॉसिबल केसेस। जो इम्पॉसिबल उसको छोड़ो, जो पॉसिबल केसेस हैं वहां पे हम आराम से देख पा रहे हैं भैया कि x1 x2 बराबर आ रहा है। और अगर x1 x2 बराबर इंप्लाई हो रहा है इसके बावजूद, है ना, तो हम बोलेंगे f क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब ये वाला तो सबको समझ में आ जाता है आसानी से, है ना। ऑन टू में दिक्कत रहती है बच्चों को। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ऑन टू वाला पार्ट मैं आपको 2 अलग अलग मेथड से कराऊंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो पहले भैया बात करते हैं मेथड 1 की। नाउ लेट्स चेक फॉर ऑन टू, और हम कर रहे हैं अभी मेथड 1 से। ध्यान से समझना, मैंने आपको जब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था या फिर जो पिछली एक्सरसाइज कराई है, अगर आपने वो देखी है वीडियो, ठीक है, ईमानदारी से, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू का मतलब होता है कि भैया जो ये कोडोमेन वाला सेट है ये रेंज के बराबर हो जाए, या तो आप इसे ऐसे कहो या फिर आप ऐसे कहो कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी से लिंक नहीं है एक्स वाले सेट से। यानी कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एक्स की इमेज होने चाहिए, या फिर यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आ गया। और एक और चीज बताई थी कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए वाई के साथ, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो होता है ये वाई के ही बराबर होता है। तो एफ ऑफ एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे वाई के साथ। पहला स्टेप तो ये रहेगा, इसको सेम टू सेम कॉपी कर दो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे y की जो है ना वैल्यूज, वो 2 अलग अलग तरह की पॉसिबल हैं। 2 अलग अलग वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, 2 अलग अलग तरह की वैल्यूज। कौन सी? जब ये माइनस के साथ ओपन हो और जब ये सिर्फ x के साथ ओपन हो। वो डिपेंड करता है कि x नेगेटिव है या नहीं है। तो मतलब यहाँ से फिर से 2 केस बनेंगे। पहला केस, अगर x नेगेटिव लोगे तो ये मोड जो है ये माइनस के साथ ओपन होगा। लेकिन अगर ये x नॉन नेगेटिव लोगे, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है या तो 0 या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, यानी या तो पॉजिटिव या 0, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, यानी कि y की वैल्यू यही आएगा, बस ये मोड प्लस के साथ ओपन हो गया अगर केस ये है तो। और y की वैल्यू ये आ सकती है अगर यहाँ पर x जो पुट किया गया है वो लेस देन 0 है। तो फिर से y की 2 अलग अलग वैल्यूज बनती हैं। अब एक तरीका ये होता है कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y पुट करें फिर सोचें, जो कि हम मेथड 2 में देखेंगे। उसके बिना भी यहीं से आप इसको बता पाओगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, है ना। मेथड 2 का वेट करो थोड़ा, उसमें हम वेवी कर्व मेथड का भी थोड़ा सहारा लेंगे ताकि आप समझ पाओ कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसका एग्जैक्ट तरीका क्या है ना। वेवी कर्व मेथड अगर आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं हल्का फुल्का यहाँ पे बता दूंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना तो अलग से देखना, वो मेथड 2 में होगा, ठीक है। लेकिन अभी मेथड 2 में बिना वेवी कर्व के देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी वेवी कर्व नहीं पढ़े होंगे। जो IIT JEE की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने तो पढ़ लिया होगा, बट जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पहला जो है वो बिना वेवी कर्व मेथड से करा रहा हूँ, है ना। क्योंकि CBSE में हम वेवी कर्व मेथड का यूज जल्दी करते नहीं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका मेरे ख्याल से यहाँ पे मेथड 1 रहेगा। फिर भी मेथड 2 भी मैं आपको बताऊंगा, आपको जिससे सही लगे उससे कर लेना। देखो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, y इज इक्वल टू दिस या फिर y इज इक्वल टू दिस। बीच में और है सर, याद रखना, बीच में एंड नहीं और है, यानी कि या तो ऐसे ओपन होगा या फिर ऐसे ओपन होगा, ठीक है, और है बीच में। अब मुझे एक बात बताओ कि अब अगर मैं सिर्फ इस पे ध्यान दूं, पूरी इक्वेशन को भूलो, सिर्फ इस पे ध्यान दूं, तो यार ये तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे x जो है, ध्यान से देखना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एक बात बताओ मुझे, यानी x की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। भाई 0 से बड़ा है या 0 है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। तो अगर मैं 0 भी पुट कर दूं तो ये चीज क्या बन रही है? 0 डिवाइड बाई नॉन 0, 1 प्लस 0 1 होगा ना, तो 0 बाई 1 यानी कि 0 बन रही है। यानी कि इस चीज की ना मिनिमम वैल्यू 0 होगी। 0 से छोटा आप इसे बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा जो भी आप x पुट करोगे वो पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज पुट कर दो, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चीज पुट कर दो, पॉजिटिव डिवाइड बाई 1 प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा यानी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जीरो हो सकती है, या तो ये जीरो के बराबर हो सकती है ये वाली वैल्यू, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जीरो के बराबर हो सकती है या जीरो से बड़ी ही रहेगी। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये, अगर मैं वो बात करूँ तो देखो ये कभी भी वन नहीं हो सकता या वन से बड़ा नहीं हो सकता, वन से बड़ा छोड़ो वन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि ये जो एक्स है ना, चलो ये न्यूमरेटर है और नीचे क्या है जो भी है उसे हम डिनोमिनेटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो न्यूमरेटर है वो छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, और अब कोई भी फ्रैक्शन ले लो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, है ना। जीरो वाला केस तो हमने देख लिया, अब जीरो से बड़े के लिए देख रहे हैं हम ना, जीरो से बड़े के लिए जो एक्स है ना भाई, मिनिमम तो जीरो हो सकता है ना, जीरो में तो हमने पता लगा लिया। अब जीरो से बड़ा कुछ भी पॉजिटिव रख के देखो, जैसे मैंने यहाँ 5 रख दिया, यहाँ भी 5 ही रखोगे क्योंकि दोनों जगह एक्स है, तो ये बन जाएगा 5/6 जो अगेन एक से छोटा ही रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ आप 18 रख दो, फिर यहाँ भी 18 ही रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही है, कुछ और नहीं रख सकते, तो ये 18 डिवाइड बाई 19 बन जाएगा ना, 18 + 1। तो हमेशा ये जो है ना ये वन को अप्रोच करेगा, बस वन भी नहीं हो पाएगा, यानी कि वन से छोटा ही रहेगा, बराबर भी नहीं होगा। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है? तो बचपन में आपने पढ़ लिया था ना, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन वन से छोटी रहती है। ये तो मतलब बिल्कुल पैदा होते ही बच्चों को बताते हैं ना, जब बच्चा नया नया पैदा होता है नर्स बाहर लेके आती है तो कहते हैं बेटा देखो अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन वन से छोटी होगी। ये तो आपने ही पढ़ा होगा, है ना। तो वही है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर ये 5 है तो यहाँ 5 रखने पर 5/6 बन जा रहा है। अब क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन वन से छोटी ही होगी। अब जैसे ही आपको इतनी सी बात समझ में आई ना, समझ लो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा, अब ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके जैसा ही है। जैसे ही आपको ये समझ में आया जो मैंने आपको समझाना चाहा, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो ताम झाम है क्या मैं इसको वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ताम झाम वाई के ही तो बराबर है ना सर। तो इस ताम झाम की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, और वाई क्यों लिखना चाहता हूँ? वाई की वैल्यू सी तो रेंज बताएंगी कि रेंज क्या होगी, तो मुझे तो ऑटोमेटिकली रेंज ही चाहिए ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि कोडोमेन और रेंज बराबर हैं तो ऑन टू होगा। तो मतलब मेरा मकसद है वाई को लेके आना ना, एक्स तो भूल जाओ, एक्स को भूल जाना चाहिए, है ना। एक्स वैसे भी भूलने के लिए होते हैं, तो एक्स को बोलो और वाई पे फोकस करो, ठीक। तो यहाँ से क्या देखो, वाई इसकी जगह रिप्लेस किया तो और ये सब कुछ सेम रहेगा ना, तो यहाँ से वाई की वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है सर। लेकिन अभी ये सिर्फ केस 1 की बात हुई है ना, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, पूरा नहीं हुआ। अब केस 2 की बात करेंगे हम, ठीक है। इस रेंज में लाइक करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं ऐसे, तो y बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ लिया था, और यहाँ पे इक्वल नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ तक अभी इस पे मत ध्यान देना, इस पे नजर नहीं डालनी आपको, ठीक है, इस पे नजर मत डालना, क्योंकि ये जो है ना ये फाइनल है, केस 2 होने के बाद आपको ये देखना है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आया क्या, है ना? इसको भूल जाओ, है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन तो कंफ्यूज करते रहोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाओ इस वाले केस पे। इस केस पे जब आओगे ना सर, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा केस था, जब नेगेटिव हो तो ये माइनस का तो ओपन हुआ था, यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका था दोनों में, है ना। अब मुझे फिर से वही चीज़ देखनी है कि भाई इसकी जो है ना वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से देखना नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जीरो भी नहीं पुट कर पाओगे, जीरो भी नहीं पुट कर पाओगे। तो अगर जीरो आप पुट कर पाते, जस्ट इमेजिन अगर आप जीरो पुट कर पाते तो इसकी वैल्यू बनती 0/1 यानी जीरो, तो जीरो के इक्वल बनती। लेकिन अब क्योंकि जीरो से छोटा ही पुट कर पाओगे तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी ही रह जाएगी, जीरो भी नहीं हो पाएगी कभी, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है जीरो से छोटी ही आएगी। फिर से समझाता हूँ, देखो एक्स आपने कोई नेगेटिव नंबर पुट किया, कुछ भी नेगेटिव पुट करके देखो तो ये ऊपर तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन एक्स आप जैसे ही नेगेटिव पुट करोगे, एक माइनस यहाँ बैठा हुआ है, ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 1 में कुछ प्लस का ऐड कर रहे हो तो नीचे तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव नेगेटिव ही रहता है, तो ये चीज़ हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, कभी भी जीरो भी नहीं हो पाएगी। आप ऐसे सोच सकते हो, यानी कि जीरो से छोटी ही रहेगी, क्योंकि सारी नेगेटिव चीज़ें जीरो से छोटी होती हैं। ऐसे नहीं समझ में, आप माइनस में कोई वैल्यू रख दो, -5, -5। अब देखो ना ऊपर क्या है, ऊपर तो -5 है लेकिन नीचे 6 बन जाएगा, कैसे? 1 + 5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखो नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, यही मैं समझा रहा हूँ, नेगेटिव ही रहेगा सर, तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी रहेगी। अब समझ में आ गया, जीरो छोटी रहेगी और किससे छोटी नहीं हो सकती है, किससे छोटी नहीं हो सकती। अगर आप वो सोचना चाहो तो फिर से जो यहाँ पुट करोगे वही यहाँ पुट करोगे, ध्यान रखना, लेकिन फिर उसको 1 में से माइनस भी करना है।
तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ। मैं एक नंबर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे x जो कि लेस देन 0 है, इसकी जगह मैंने -5 लिया अगेन, है ना। तो जैसे ही मैंने x की जगह -5 रखा, मुझे क्या नज़र आया कि भाई ऊपर तो -5 रह रहा है लेकिन नीचे 6 बन जा रहा है। अगर मैं इस माइनस पे फोकस ना करूँ, थोड़ी देर के लिए इस माइनस को तलाक दे दो, है ना, थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ, तो ये 5/6, 5/6 अगर मैं माइनस पे ध्यान ना दूँ तो अगेन न्यूमरेटर और डिनोमीटर को अगर डिवाइड करोगे 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। लेकिन 1 से छोटी कैसी भाई, माइनस को हमेशा के लिए नहीं भूलना था, वापिस आ गया, ठीक है। तो यानी भैया 1 से छोटी नेगेटिव साथ में रहेगा, ठीक है, यानी कि -1 से ज़्यादा टेबल जाएगा ही नहीं आपका, ठीक है। ऊपर माइनस है और नीचे जैसे 5/6 है तो 6 का टेबल 5 में एक बार भी नहीं जाएगा, है ना। अब कुछ भी कर लो, आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे -18 रख लो सब, तो -18 भी रखोगे तो ये बन जाएगा -18 ऊपर और नीचे बन जाएगा प्लस का 19। अगर इस माइनस को भूल जाऊँ, सिर्फ 18 को 19 से डिवाइड करूँ, टेबल एक बार भी नहीं जाएगा और फिर ये माइनस भी लगाना है, तो मतलब ये 1 तक भी नहीं पहुंचेगी, इक्वल भी नहीं होगा, है ना। और साथ में माइनस रहेगा, याद रखना, साथ में माइनस भी रहेगा। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, ये 1 से -1 से, सॉरी 1 से नहीं, बड़ी है और 0 से छोटी है। इतना तो लॉजिक क्लियर होगा, है ना। जो माइनस मैंने कहा था भूल जाओ, हमेशा के लिए भूलना, लगाना है, ठीक है। और यही चीज़ क्या y है, बिल्कुल देखो ना, ये चीज़ क्या है y, तो क्या मैं इसको y से रिप्लेस कर दूँ, हाँ, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ y है ये 1 से बड़ी और 0 से छोटी है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ओपन ब्रैकेट आएगा, दोनों तरफ भी इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा। तो ओपन ब्रैकेट y इसको बिलोंग करता है, बीच में और लग रहा है। अब और का मतलब क्या, या तो x इसको बिलोंग कर रहा है या इसको बिलोंग कर रहा है, यानी यूनियन को बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम केस 1 एंड 2, है ना, दोनों को मिला के अगर मैं बोलूँ, ठीक है ना, ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ओवरऑल जो y है वो बिलोंग कर रहा है जनाब, ठीक है, 0 से 1, ध्यान से देखना, यूनियन और है तो यूनियन लगता है ना, ये पढ़ा हुआ है आपने, -1 से 0। इसका मतलब है ये y बिलोंग कर रहा है -1 से 1। अब ये वाली बात हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आई हो, बट मैं तो यार समझाने के लिए हूं ना यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, इसको आप डायग्राम पे सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इस केस में क्या है, 0 से 1 और यहाँ पे -1 से 0, 3 तरह के डिजिट आपको दिख रहे होंगे। एक 0 दिख रहा होगा, एक -1 दिख रहा होगा, एक +1 दिख रहा होगा। 0 तो खैर 0 ही है, तो आप यहाँ पे प्लॉट करो, -1 सबसे लेफ्ट में, फिर 0 और फिर +1। अब और वाला केस लेना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले लो। 0 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे डार्क कर दो इसको और 1 तक, है ना। 1 भी डार्क होगा, नहीं 1 डार्क नहीं होगा, 1 पे ओपन आएगा, ठीक है, 1 पे ओपन आएगा, थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ मैं। और -1 से 0 रख लो, -1 भी इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो -1 ये रहा, इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है, इनको रख लो। अब देखो, अब मुझे क्या लेना है, इनका यूनियन। यूनियन मतलब किसी एक में भी आ गया, यानी कि देखो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 0 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है लेकिन यहाँ पर तो है, किसी एक में भी हो गया तो यूनियन के अंदर तो आता है, यानी कि 0 भी हमारा आंसर हो गया और साथ साथ यहाँ तक हो गया। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जहाँ पर -1 है वो ओपन है और जहाँ पे 1 है वो भी ओपन है, ठीक है। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो इसकी परछाई इस पर डालो, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं नंबर लाइन पे, -1 से 1, लेकिन -1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन 0 क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक जगह इंक्लूड हो गया ना, यहाँ पे यूनियन। हाँ इंटरसेक्शन होता तो अलग बात आती, बट यूनियन में हम क्या जाएंगे, -1 से 1 तक पूरा आंसर आ रहा है अपना, यानी y यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो रेंज है ना, रेंज की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है, ठीक है। तो जो रेंज है यानी कि y की वैल्यूज कहाँ है, -1 से 1, और जो कोडोमेन है वो भी -1 से 1 है ना। कैसे पता लगा, देखो ना सर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कोडोमेन है वो -1 से 1 के सारे रियल नंबर हैं। ये डोमेन वाला सेट या कोडोमेन वाला सेट, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डोमेन रियल नंबर था तो ठीक है, लेकिन रेंज जो आई है वही कोडोमेन है। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये था पहला मेथड। अब आप कहोगे यार पहले क्वेश्चन में आपने इतना देर लगा दिया, इतनी देर लगा दी, अरे भैया 10 जगह आप ढूंढ के आओगे ना, 10 तरह की वीडियो देखोगे, तब आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यार मैंने बहुत रिसर्च करके सोचा कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाने में टाइम लगता ही है, ठीक है। तो ये पहला मेथड था, लेकिन अभी दूसरा मेथड देखते हैं। लेकिन मेथड 2
देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे अपने पर्सनल डाउट पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप पे, पीडीएफ में नोट्स आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, कंप्लीट 1 ईयर की गाइडेंस चाहिए, है ना, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12th मैथ्स के लिए। जल्दी ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे टाइम टू टाइम, है ना, मान लो हर हफ्ते में 2-3 लेक्चर, ठीक है, लेकिन आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी और आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूरे अपने पूछ पाओगे, ठीक है। ये वो सभी बच्चे ले सकते हैं कोर्स जो सीबीएसई बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी ही चलती है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिक टू एडवांस होंगे सब कुछ अच्छे से, लेकिन वो बेस्ड होंगे एनसीईआरटी पे, मतलब टॉपिक एनसीईआरटी वाले होंगे, क्वेश्चंस अलग होंगे, कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल डीप लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। और पूरे साल की जो फीस रहेगी वो सिर्फ 699 है, मतलब इतने में आप पूरे 1 साल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या कहता है सर, है ना, क्योंकि हो सकता है बच्चों को मेथड 1 में किसी किसी को कोई दिक्कत हो, या फिर वो मेथड 2 भी देखना चाहते हो तो मेथड 2 देख लो। मेथड 1 अच्छा लगा तो इस पार्ट को स्किप कर देना, ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाना। तो यहाँ पर क्या है, चलो चेक करते हैं फिर से ऑन टू। फंक्शन अपना यही है, एफ ऑफ एक्स इज दिस। तो फिर से ये स्टेप तो सेम रहेगा कि भाई वाई से रिप्लेस करोगे एफ ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो ये जो मोड एक्स है ये माइनस साथ ओपन हुआ, और अगर एक्स नॉन नेगेटिव है तो ये जो मोड एक्स है ये प्लस के साथ ओपन हुआ। यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला स्टेप हम क्या करेंगे, वाई को, ठीक है, जो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए देखो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वाई इंटू 1 हो गया वाई, और y इंटू एक्स हो गया वाई एक्स, और इधर बच गया x, ठीक है। ये x वाली टर्म इधर ले जाओ तो x अपनी जगह है, ये वाई एक्स आ गया माइनस में, यहाँ से x दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई, यहाँ बचेगा y। यहाँ से इस चीज़ को डिवाइड में ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y डिवाइड बाई, ठीक है, 1 माइनस वाई, इतना हो गया। अब जैसे ही आपने इतना लिख लिया x को इन टर्म्स y, अब मैं सीधा सीधा y की ही अगर रेंज निकालूँ, ठीक है, लेकिन याद रहे उसके लिए आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने केस लिया है कौन सा केस है, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो इस तरह से ओपन हुआ। तो यानी मुझे ये याद रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं x को रिप्लेस कर दूँ इससे, क्या मैं, ध्यान से देखना, क्या मैं x की जगह y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों, क्योंकि x बराबर है इसके, तो x की जगह ये चीज़ लिखी जा सकती है। और कुछ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वाई चाहिए भैया, मुझे तो रेंज निकालनी है ना, तो रेंज के लिए मुझे वाई चाहिए, एक्स को भूलना पड़ेगा, तो एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स इसके बराबर था, है ना। अब एक्स क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये कंडीशन कहाँ से आई, यहाँ से, और बस मैंने क्या किया कि एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वाई में, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब जैसे ही मुझे ये नज़र आया मुझे वेवी कर्व लगाना है। वेवी कर्व के लिए पहली बात तो जो है यहाँ पे वेरिएबल है वो लीनियर फैक्टराइज होने चाहिए, यानी लीनियरली जो भी फैक्टर हैं वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि y जो है उसकी वैल्यू पावर जो है वो एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही है। दूसरी बात, y का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब क्या है, मैं इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस तरफ भी माइनस से, माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, इसको नीचे मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा y-1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी उलट जाती है सर, ठीक है। जैसे आपने इतना कर लिया, आप वेवी कर्व मेथड का यूज करोगे इसको ऐसे प्लॉट करने के लिए। वेवी कर्व मेथड क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप कोई दूसरी वीडियो में अच्छे से पहले इसको देख लेना, फिलहाल हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ, है ना, पूरा मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि यार फिर वेवी कर्व मेथड समझाने लग जाऊंगा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपली आप अभी आपके लिए इतना याद रखो कि आपको जो भी यहाँ पर फैक्टर्स करने हैं, जो भी दिया गया है, न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज करो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्टर y-1 है, एक y है, फिर यहाँ पे एक नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन मतलब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग जितने भी फैक्टर हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर अलग अलग फैक्टर होते तो जितने भी फैक्टर हैं सबको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे, उनके रूट्स निकाल लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे y बराबर अलग से 0 रखोगे तो एक तो आ गया 0, और एक y-1 को अलग से 0 रखो, एक आ गया 1, तो मतलब 0 और 1 दो चीज़ें मिली हमें, 0 और 1 को प्लॉट कर लो। फिर से याद रखना, इसको न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से y बराबर 0 मिला इसलिए 0 प्लॉट किया है, डिनोमिनेटर को अलग से 0 के बराबर रखा, ठीक है, तो y-1 बराबर 0, तो y बराबर 1। ये वेवी कर्व मेथड के लिए करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे अगर हर एक फैक्टर की पावर ओड है, जैसे y की पावर ओड है और इस y-1 की पावर भी ओड है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एंड में यानी राइट साइड में, राइट मोस्ट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर पावर इवन होती किसी की, जैसे यहाँ पे पावर 2 होती है, यहाँ पे पावर 3 होती है,
अगर पावर इवन होती तो क्या करते, है ना, जैसे अगर पावर इवन होती, मान लो यहाँ पे पावर होती 6, तो 1 यहाँ से मिल रहा है ना, तो 1 के अराउंड ये निशान नहीं बदलता, प्लस का प्लस ही रहता, बस इतना आता। लेकिन अब यहाँ पे पावर अगर ओड हो तो निशान प्लस माइनस से चलता रहेगा। जहाँ पे इवन आ जाएगी, है ना, जैसे यहाँ पे 0 आया, मान लो यहाँ पे एक और फैक्टर होता y+5, है ना, और उसकी पावर होती 6, तो y+5 को 0 रख दो तो यहाँ पे -5 मिलता। अब -5 मिलता लेकिन उसकी पावर क्या है, इवन, तो ये प्लस, तो इधर भी प्लस ही आता, फिर निशान चेंज नहीं होता। ये वेविकर मेथड है, डिटेल में आप देख लेना यार, है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होता है। चलो, जैसे ही आपको ये मिल गया, अब वेविकर मेथड कितना आसान बना देता है सोचना। अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ताम झाम कुछ नहीं। यहाँ से बस आप देखो कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन है 0 के या ग्रेटर। लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला हिस्सा आपका आंसर होगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला आंसर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेस देन यानी कि नेगेटिव वाला हिस्सा, जो कि ये है 0 से 1 के बीच। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना होता है कि अगर ये इक्वल है तो एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल है तो ये एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे, यानी 0 भी इंक्लूड होना चाहिए था, 1 भी इंक्लूड होना चाहिए था, यानी यहाँ क्लोज ब्रैकेट आता दोनों जगह। लेकिन क्योंकि 1 डिनोमिनेटर से मिल रहा है, तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर से आ रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को इंक्लूड कर लोगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और 0 क्योंकि न्यूमरेटर में है तो ये इंक्लूड होगा अगर यहाँ पे इक्वल है तो। अगर इक्वल नहीं होता तो ये भी इंक्लूड नहीं होता। तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ यार, ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, इस पार्ट को समझने के लिए आपको वेवी करो मेथड आना चाहिए, तो वो आप सीख लेना। ठीक है, y × 1 y हो गया, y × -x ये हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझा चुका था। इधर बचेगा x, है ना, -yx इधर ले जाओगे +yx में, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, हो जाएगा 1 + y = y। तो x की वैल्यू के लिए इसको डिवाइड में ले जाओगे, y / 1 + y, तो x की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये x के ही तो बराबर है, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे x कौन सा सेलेक्ट किया है, जो 0 से छोटा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई हेयर x 0 से छोटा है, और x की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, x की ये वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। तो x की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो कि है 0 से छोटी। अब अगेन ये एक इनइक्वालिटी है, इसको वेविकर मेथड से सोल्व किया सकते हैं। और यहाँ पे y देखो, y कोएफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, तो +1 ही है। वेविकर मेथड लगाने के लिए y कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ तो +1 ऑलरेडी है, तो इसको सीधा ये बनाया। यहाँ से y के बराबर 0 रखा तो एक तो 0 आ गया, और ये 1 + y को 0 रखोगे, है ना, क्योंकि एक फैक्टर नीचे क्या आ रहा है 1 + y, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -1, है ना, इसको 0 कर रखने पे, तो यानी एक तो -1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। अब देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ओड है ना, ओड में कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट में प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे लिख दो। अब अपना आंसर फिर से देखो क्या है, 0 से छोटा, 0 छोटा नहीं नेगेटिव वाला आंसर लेंगे, तो यानी कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू ले लो। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो ये भी ओपन में आएगा, ये भी ओपन में आएगा। अब अगर आप इन दोनों केसेस को ज्वाइन करो तो ये तो पहले जैसा बन जाएगा। फाइनली y या तो 0 से 1 है या -1 से 0 है, इनका यूनियन लोगे, है ना, क्योंकि और है तो यूनियन आ जाएगा। अब यूनियन मतलब क्या, -1 से 1, क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे 3 ही चीज़ मिल रही है, या तो -1 या तो 0 या +1। यहाँ पे 0 से 1 है तो 0 से 1 ले लो, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे -1 से 0 है, -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो सारा आंसर क्या मिल जाएगा, -1 से सारी चीज़ें, 0 एक जगह आ गया तो यूनियन में आ जाएगा यहाँ तक, यानी -1 से 1 तक। अब क्योंकि कोडोमेन भी यही था, रेंज भी यही आ रही है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर, तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो ये मैंने आपको दोनों तरीकों से समझा दिया, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई शो करो कि जो फंक्शन है f(x3) ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब समझते हो ना, 1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, यानी 1 है। तो ये तो यार सोल्व करना बड़ा आसान है। फंक्शन यहाँ से ऑप्शन डिफाइंड है f(x), ये रहा। मैंने कहा लेट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मान लो f(x1) कहीं दिखता है f(x2) के बराबर, तो इसका क्या मतलब है, x रखते हो तो x का क्यूब रिटर्न करता है ना ये फंक्शन। तो x1 रखोगे तो x1 का क्यूब, यानी x1 पुट किया तो x1 का क्यूब मिला, x2 पुट करोगे x2 का क्यूब मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पावर ऑड है तो डायरेक्ट आप क्यूब रूट लोगे तो सीधा सीधा x1 x2 के बराबर आ जाएगा। हाँ, अगर पावर इवन होती तो प्लस माइनस का झंझट देखना पड़ता, बट अभी तो ऑड पावर है ना, तो प्लस माइनस झंझट नहीं देखना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यार, क्योंकि x1 x2 बराबर आ गए। अगला जो क्वेश्चन है ये और इजी है, देखने में कितना लग रहा है कि भाई बहुत तामझाम है, पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या कह रहा है
कि भाई कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, और जो पी एक्स है ना वो क्या है, ये पावर सेट ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पावर सेट का मतलब क्या होता है भाई, किसी सेट का पावर सेट मतलब उस सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनका एक सेट बना दो, ठीक है। और डिफाइन क्या किया गया है कि भाई एक रिलेशन डिफाइन की गई है आर इन पी एक्स, ठीक है, कि फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स, यानी कि जितने की बात कर रहे हैं ना ए और बी, ये इस पावर सेट के सबसेट हैं, ठीक है। ए बी से रिलेटेड होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ए रिलेशन में होगा बी से अगर ए बी का सबसेट है। तो हमें दिखाने की मतलब बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो समझो, पहले तो समझ लो इसको कि भैया अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जैसे एक्स जो है अपना उसको कुछ मान लूँ, जैसे मान लिया 5 और 6 दो एलिमेंट आते हैं, तो इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, एक भाई सबसेट कहने का क्या मतलब है कि इसके एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो भी बन सकता है बना दो, एम्प्टी सेट भी आएगा उसमें, ठीक है। तो यानी कि एक सेट तो हो जाएगा ये 5, ठीक है, एक हो जाएगा 6, 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से एक बन सकता है 5 और 6, और मैंने कहा एम्प्टी सेट भी सबका ही सबसेट होता है। ये जो सबसेट बने हैं ना, ये जो सबसेट बने हैं इनको अगेन सेट में पैक कर दो, यानी ब्रैकेट में रख दो, तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ एक्स। समझ में आ गई पावर सेट का क्या मतलब था, क्लास 11th में क्योंकि हमने पढ़ा था इसलिए मैंने दोबारा सबको बता दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी सेट मान लो ए है और एक दूसरा सेट है बी, ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए सबसेट रहा होगा बी का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भैया जैसे एक सेट है 5, कौन से सेट लेने हैं आपको, जो पावर सेट के एलिमेंट हैं, पावर सेट का एलिमेंट खुद एक सेट होता है, ठीक है। तो पावर सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है वो इन पी एक्स है, यानी कि जो रिलेशन है ना जनाब वो कुछ ऐसे है, पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि डोमेन और कोडोमेन वाले सेट हैं पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी ए भी लो, कोई भी ए इसको बिलोंग करेगा, बी यहाँ से आएगा, जैसे एक्स इसको बिलोंग करता था, वाई इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा कि कोई सेट एक यहाँ लिखा आपने और मान लो यहाँ पे आपने दूसरा सेट लिखा, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ए से कंपेयर करूँ और इसको बी से कंपेयर करूँ तो क्या ए बी का सबसेट है, आप बोलोगे नहीं है। सीधी सीधी बात है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए ना, तभी तो सबसेट होगा। भाई इसका एलिमेंट 5 है, यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए रिलेटेड भी नहीं होगा बी से, ए रिलेटेड नहीं होगा बी से, समझ में आ गया, रिलेशन में नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से अगर मैं बोलूँ भैया यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने और यहाँ पे दूसरा सेट जो बी है वो 5 और 6 लिख दिया, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये इसका सबसेट है, तो आप कहोगे हाँ ये इसका सबसेट है। तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये इससे रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है, अगर मैं ए की वैल्यू ए ले लूँ बी की वैल्यू ए ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन था। अब मुझे ये दिखाना है कि इसके जो सबसेट बनेंगे उनको अगर एक सेट में पैक किया, यानी कि जो पावर सेट मिलेगा, ठीक है, उसको अगर मैं पी एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ पी एक्स टू पी एक्स, ठीक है, जहाँ पे कोई सेट ए बी से रिलेटेड तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहो तो पूरे तरीके करो, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, फिर आंसर बताओ, है ना, वो कोई समझदारी है नहीं। सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि जिस बंदे ने अच्छे से पढ़ रखा है कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ये तीनों ही होता है तभी इक्विवेलेंस होती है, उसका ध्यान डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा कि भैया ये कभी सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता अगर ये चीज है तो। क्यों, क्योंकि जब भी ए बी का सबसेट होता है तो जरूरी नहीं होता कि बी भी ए का ही सबसेट हो, नीड नॉट इम्प्लाई, ऐसा जरूरी नहीं होता, तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब क्या कि अगर ए बी रिलेशन में है क्योंकि ए बी का सबसेट है तो पक्की बात है कि बी हमेशा ए का सबसेट नहीं होगा, तो सिमेट्रिक तो ये होगी ही नहीं। अगर सिमेट्रिक नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव थी कि नहीं थी, क्या फर्क पड़ता है रिफ्लेक्सिव थी कि नहीं थी, सिमेट्रिक नहीं है तो भैया इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहले ही सिमेट्रिसिटी चेक कर लो, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करना है तो एक एक करके चेक करो, भैया मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, मैंने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट, है ना, यहाँ पे एक्स नहीं पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि ये पावर सेट टू पावर सेट डिफाइंड है, ठीक है, रिलेशन इन पावर सेट ऑफ एक्स है। भाई जितने भी एलिमेंट हैं पावर सेट ऑफ एक्स में उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ए हमेशा सबसेट होगा ए का, क्यों, क्योंकि कोई भी सेट खुद का ही सबसेट तो हमेशा होता है, तो ए हमेशा ए का सबसेट होगा, तो ए हमेशा ए से रिलेटेड होगा।
और यही तो डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिविटी की कि अगर ए बिलोंग करे तो ए कोमा ए बिलोंग करे। तो मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा ए रिलेशन में आ रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है ना। अब चेक करते जरा सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक करते थे, याद करो भाई, अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी ए होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ए सबसेट रहा होगा बी का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंप्लाई कर दे, नीड नॉट इंप्लाई, इंप्लाई के निशान को काट दिया मैंने कि बी भी सबसेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि बी भी ए का सबसेट होगा, क्योंकि नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं ट्रांजिटिव नहीं चेक कर रहा भैया, क्यों? क्योंकि जब सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी इक्विवेलेंस, भले ही वो ट्रांजिटिव हो ना हो, रिफ्लेक्सिव हो ना हो। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए था ना, कोई सा एक नहीं हो तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। आगे बस हमने, चलो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट यानी इटसेल्फ। मतलब जैसे जो सेट है ना, इसमें 1 से n तक यानी नेचुरल नंबर का सेट है। जो भी ये सेट है इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, मैंने कहा लेट ए है ये जो भी सेट है। तो अपना जो फंक्शन है वो हमें डिफाइन करना है इस सेट से इसी सेट में। मतलब अगर इसको मैंने ए बोल दिया तो जो फंक्शन है वो ए टू ए है। अब मैं समझाने के लिए अगर आपको बताऊं कि इसका आंसर ये क्यों आया है ना, अब इसको मिटा देता हूँ, इसका आंसर ये क्यों आया, तो आप समझो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट हैं जनाब? टोटल n एलिमेंट हैं, और यहाँ पर भी उतने ही एलिमेंट होंगे क्योंकि वही सेट है, n एलिमेंट है। और आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन पता होगी कि यहाँ का एक बंदा एक ही बंदे को तीर मार सकता है। अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक से दो तीर निकल जाएं। अगर एक से दो तीर निकल जाएंगे तो फंक्शन ही नहीं होगा, पहली बात है ना, क्योंकि यहाँ का कोई भी एक बंदे की दो अलग अलग इमेज तो हो ही नहीं सकती, वो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है, फंक्शन के उसूलों के खिलाफ है। तो पहली बात तो यहाँ से एक बंदा एक तीर मारेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर फंक्शन हमें जो भी डिफाइन करने हैं वो ऑन टू है, तो ऑन टू का मतलब होता है यहाँ पे हर एक बंदा इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एक बंदे को तीर लगना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ सिंपली, अगर यहाँ से एक बंदा एक ही तीर चला सकता है, मान लो यहाँ पे 3 बंदे हैं और यहाँ पे हर एक बंदे को तीर लगना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हर बंदा अलग अलग बंदे को ही तीर मार सकता है। क्योंकि अगर किसी दो बंदे ने एक को तीर मार दिया तो तीसरा वाला किसी एक को मारेगा, कोई एक खाली रह जाएगा, कोई एक खाली रह गया तो ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ऑन टू फंक्शन के लिए अगर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट हो डोमेन और कोडोमेन के पास, तो वो ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 1 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक से ज्यादा बंदे ने सेम को टारगेट कर लिया तो पक्की बात है कि कुछ लोग यहाँ पे छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कोई एक बंदा एक से ज्यादा तीर नहीं चला सकता। n लोगों को तीर मारने हैं, हर एक बंदा एक एक n तीर चला जाएंगे, सबको अलग अलग बंदे को ही मारना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब इतना तो पक्का हो गया कि अगर 1 इससे लिंक हो गया तो अब कोई और 1 से लिंक नहीं होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं शुरुआत में देखूं, अब जरा अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो मैं शुरुआत में देखूं, चलो सबसे पहले हम कहते हैं भाई 1 को तू तीर चला, 1 तीर चलाता है, 1 के पास कितने ऑप्शन है? 1 या तो 1 को मारे या 2 को मारे या 3 को मारे या 4 को मारे, ऐसे इसमें n चॉइसेस हैं। तो 1 के पास टोटल n चॉइसेस हैं, काम खत्म नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ये तरीका बताया था मैंने। अब मान लो 1 किसी एक को तीर मार देता है, किसी एक को तो मारेगा ना, मान लो 1 इसको तीर मार देता है, जस्ट इमेजिन, किसी को ही मार सकता है, इस पे n चॉइसेस हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल लिया कि 1 ने 1 से लिंक कर लिया, यानी 1 की इमेज 1 आ गई। अब ये अगर इसे अपनी इमेज बनाएगा तो बस दिक्कत वही है, 1 2 हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई यहाँ खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो 2 है ना, इसके पास चॉइसेस इतनी ही बची, क्योंकि एक की तो ये इमेज बन गई, तो मतलब 2 के पास ये जो 2 है इधर वाला डोमेन वाला, इसके पास टोटल n से एक कम चॉइसेस रह गई, यानी ये n-1 तरीकों से लिंक हो सकता है इधर। ठीक है, अब मान लो 2 किसी एक से लिंक हो गया, मान लो 2 से लिंक हो गया, तो अब जो तीसरा एलिमेंट बचेगा उसके पास टोटल n चॉइसेस में से 2 चॉइस कम हो चुकी है क्योंकि 2 लोग बिजी हैं, तो यानी इसके पास टोटल n-2 चॉइसेस हैं। ऐसे करते करते सब लिंक होते रहेंगे, लास्ट में जो एलिमेंट होगा उसके पास एक ही चॉइस बचेगी। ऐसे करते 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 लास्ट में जो होगा उसके पास एक चॉइस बचेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये n फैक्टोरियल नहीं है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, ऐसे करते करते लास्ट में 1 गया, तो इसका मतलब है कि आंसर इज n फैक्टोरियल। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, आप याद रखना,
अगर फंक्शन ऑन टू होना चाहता है और यहाँ के एलिमेंट इक्वल हों तो हमेशा 1 1 होगा, तभी पॉसिबल है। दूसरी बात, ऑन टू फंक्शन हमेशा n फैक्टोरियल आएगा, याद रखना। जैसे यहाँ पे किसी ने कहा 5 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 5 ही एलिमेंट है, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? आप सीधा आंख बंद करके बोलो 5 फैक्टोरियल, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। और ये एक और नकली सा सवाल, दिखने में कितना अजीब लग रहा है बट यह है बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें कि भैया ए जो है ना उसके पास ये एलिमेंट आते हैं, मतलब ए कोई सेट है जो हमें बता दिया गया है, कोई बी सेट है जो अगेन हमें बता दिया गया है, एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी डिफाइंड है और एक फंक्शन जी है जो भी ए टू बी ही डिफाइंड है, मतलब एफ और जी दोनों ही ए टू बी डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स जो है वो ये रहा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और जो जी ऑफ एक्स है देखो वो ये रहा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ठीक है। एफ और जी दोनों ए टू बी डिफाइंड है, ए रहा, ठीक है, बी मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। अब हमें सिंपल सी बात बतानी कि क्या एफ और जी इक्वल हैं। यहाँ पे हिंट हमें दिया हुआ है, हिंट में क्या लिखा हुआ है, देखो दो फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब, याद रखना, जब उनका डोमेन बराबर हो, उनका कोडोमेन बराबर हो और उनकी रेंज बराबर हो और हर एक एलिमेंट ऑफ एक्स की इमेज दोनों के लिए सेम हो। मतलब अगर आप एफ में कुछ पुट कर रहे हो और वही चीज जी में पुट करो तो दोनों की सेम सेम आंसर आना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए जी ऑफ ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब एफ में आप 5 रखो, आपको अगर आंसर 6 मिल रहा है तो जी में भी 5 रखने पे आंसर 6 मिलना चाहिए। एफ में अगर आप 7 रखोगे आंसर 8 मिल रहा है तो जी में भी 7 रखने पे आंसर 8 मिलना चाहिए। कुछ इस तरह से जितने भी एलिमेंट आप यहाँ रख सकते हो वही सारे आप यहाँ पे भी रख पाओ और हमेशा सेम सेम आंसर मिले तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इक्वल है। साथ में डोमेन कोडोमेन सब बराबर होना चाहिए। तो देखो यार, अगर ये जनरली बहुत बड़ा डोमेन कोडोमेन दिया होता तो इसको चेक करने में दिक्कत होती, लेकिन मुझे पता है यार डोमेन में 4-5 एलिमेंट, 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि एक बार आप क्या करो, एक बार आप एफ के अंदर -1 रख के देख लो, 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, जो जो आंसर आता है कैलकुलेट कर लो। फिर आप जी में, फिर क्योंकि जी भी ए टू बी डिफाइंड है यानी जी में भी यही एलिमेंट रख के देख लो। अगर दोनों के एलिमेंट हमेशा सेम सेम आ रहे हैं यानी कि दोनों की इमेजेस हमेशा सेम सेम आ रहे हैं, दोनों हमेशा सेम सेम आंसर दे रहे हैं तो बोल दो कि यार बराबर है, नहीं आ रहे तो नहीं है। तो फिर से देखो पहले -1 चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स के अंदर मैंने यहाँ पे -1 रखा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर -1 हुआ, माइनस माइनस +1, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि एफ के अंदर -1 रखने पे आंसर देता है 2। तो जरा जी में रख लेते हैं, ठीक है। जी में मैंने फिर से -1 रखा तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मोड के बाहर है 2, मोड के अंदर क्या हो जाएगा -3/2 और बाहर है -1, मोड हटाओगे तो 2 इंटू प्लस का 3/2 हो जाएगा -1, 2 से 2 कट गया, 3 में से 1 गया 2। तो मतलब ये दोनों तो देखो अभी बराबर आ रहे हैं, यानी हमें अगला चेक करना पड़ेगा। अगला क्या है 0, तो f के अंदर मैंने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 तो 0 ही आ गया। यहाँ पर मैंने g में भी 0 रखा तो 0, यहाँ पर 0, तो क्या आएगा 2, अंदर बचेगा -1/2, मोड हटाओगे तो 1/2 बन जाएगा और बाहर -1 है रख दो, काटोगे तो 1 - 1 यानी 0, यानी ये भी 0 आ गया। ऐसे यार अब 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा। मतलब हर एक एलिमेंट पे सेम सेम इमेज आ रही है ना, और दोनों का डोमेन में यही एलिमेंट है, ठीक है, और दोनों का कोडोमेन सेट बी है, मतलब सब कुछ सही है। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल एफ ऑफ ए जी ऑफ ए बराबर आता है, यहाँ से चेक करके देख लिया हमने, है ना। तो इसीलिए एफ और जी क्या है इक्वल। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोई सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमें रिलेशंस बतानी है जो 1 2 एंड 1 3 इन दोनों को कंटेन करती हों और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। मतलब क्या है कि जो सेट ए है ना, रिलेशन जो है ना वो ए टू ए डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है। अब हमें बताना है कि ऐसी कितनी रिलेशन होंगी जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो और इन दोनों को भी कंटेन करे। तो यार मुझे बताओ कि सबसे छोटी रिलेशन हम ऐसी कौन सी बना सकते हैं ए टू ए में, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव ना हो और इन दोनों को भी कंटेन करे। तो उसके लिए आप एक काम करो ना कि भैया पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो इतना तो पक्का है कि ए के पास जितने एलिमेंट हैं उनका डबलेट होना चाहिए। मतलब अगर 1 है तो रिलेशन के अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए और 3 है तो 3 3 भी मौजूद होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। साथ ही साथ अगर रिलेशन 1 2 और 1 3 को कंटेन करती है तो हमें इनको भी इसके अंदर रखना ही पड़ेगा, ठीक। अब क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक भी होनी चाहिए
तो 1 2 का अपोजिट यानी 2 1 भी रिलेशन में रखना ही पड़ेगा। इसी तरह से 1 3 का अपोजिट यानी कि 3 1 भी रखना ही पड़ेगा। अब चेक करो कि अगर मैं इतने पे इसको छोड़ दूँ यानी यहीं से पैक कर दूँ तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलो देखते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव तो हमने कह दिया भाई इतना है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सिमेट्रिसिटी के लिए भी हमने जो जुगाड़ करना था वो कर लिया। ट्रांजिटिव है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि ये 1 3 है तो 3 1 है तो 3 3 कॉमन हो गया, 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है तो 1 1 है, ठीक है। इसी तरह से देखो ये 3 3 है, 3 1 है, 3 से खत्म 3 पे शुरू तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 है। लेकिन अगर आप इनको देखो 3 1 और 1 2 है ना, अगर आप इनको देखो यहाँ पर 3 1 है, 3 1 दिख रहा है आपको, ठीक। और यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, 1 2 को मैं बाद में लिखूँ तो आपको नजर आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन क्या बचना चाहिए, ए और सी यानी 3 2 होना चाहिए। क्या 3 2 कहीं दिख रहा है, नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। मतलब ये रिलेशन सब कुछ जो भी कंडीशन यहाँ दी गई थी सेटिस्फाई कर रही है। तो एक रिलेशन तो ये हो गई। क्या कोई और रिलेशन ऐसा हो पाएगा क्या, क्या कोई और रिलेशन ऐसा हो पाएगा, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो अगर मैं मान लो कोई और रिलेशन के लिए मतलब इसमें कुछ और ऐड करूं, है ना, जैसे कि ए टू ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे अगर एक रो से निकाला जाए, क्योंकि जो रिलेशन है ना वो रिलेशन इतना पता है कि एक सबसेट होगी एक रो से का, अगर ए टू ए रिलेशन है तो, है ना। तो 1 1 हो चुका है, 1 2 हो चुका है, 1 3 भी, 1 वाली लाइन तो पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि जब आप एक रो से निकालोगे भाई तो ए के पास क्या है 1 2 3, ठीक है, और इस ए के पास भी क्या है 1 2 3, तो एक रो से में क्या आएगा 1 1 आएगा, वो हम लिख चुके हैं। 1 2 आएगा वो भी हम लिख चुके हैं। 1 3 आएगा वो भी हम लिख चुके हैं। 2 1 वाली की बात करें तो लाइन 2 1 आएगा, लिख चुके हैं। 2 2 आएगा, लिख चुके हैं। 2 3 नहीं लिखा, चलो मान लो 2 3 लिखता हूँ। जैसे ही मैं 2 3 लिखूंगा, अब सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए मुझे 3 2 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 2 लिखा ये तो पूरी यूनिवर्सल रिलेशन ही बन जाएगी, है ना, क्योंकि 3 3 6 7 8 9 भाई ए क्रॉस ए, क्योंकि ए के पास 3 ही एलिमेंट है ना, तो ए क्रॉस ए में 9 ही एलिमेंट हो सकते थे, यानी ये तो यूनिवर्सल रिलेशन ही बन गई। अब यूनिवर्सल रिलेशन जो होती है ना, अब यानी कि ये तो देखो सब कुछ होगी, ये ट्रांजिटिव भी होगी, मतलब हम इसमें ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपने जैसे ये करा ना, आप चेक कर लेना ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगी। तो मतलब इससे बड़ी रिलेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि यूनिवर्सल बन चुकी है, और छोटी एक ही थी जो कि सिर्फ इतना था। मतलब ये ऐड करते ही दिक्कत हो जा रही है क्योंकि हम एक को भी ऐड करोगे तो दोनों ऐड करने पड़ जा रहे हैं। तो मतलब कि एक ही रिलेशन ऐसी पॉसिबल है ना, जो कि ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे सही होगा। क्योंकि अगर इसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर रहे हो तो सब कुछ ऐड करना पड़ जा रहा है पूरा एक रोसे में जो आता है, और वो रिलेशन फिर ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, जबकि यहाँ पे बोला गया नॉट ट्रांजिटिव। तो हम अब इसके आगे तो नहीं बढ़ सकते, मतलब हमें एक ही रिलेशन मिलेगी ऐसे, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ए फिर से ए सेट है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बतानी है जो 1 2 को कंटेन करें। यार देखो एक सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं रिलेशन की बात करूँ मान लो R1, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहली बात वही कि भाई यहाँ अगर 1 आ रहा है तो 1 1 होना चाहिए, 2 आ रहा है तो 2 2 होना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3 3 होना चाहिए। तो मतलब क्या 1 1 तो होना चाहिए, 1 2 भी, सॉरी 2 2 भी होना चाहिए, ठीक है, और 3 3 भी होना चाहिए। इतना होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगी, और ये 1 2 भी कंटेन कर रही है, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। इतने पे ही देखें तो हम ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये रिलेशन देखोगे ना ट्रांजिटिव भी है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ इसको ए बी से तो ये बी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ कॉमन होनी चाहिए ना, बी और बी, तो यहाँ पे 2 यहाँ भी 2 है, तो यानी ए सी क्या बच गया 1 1, तो 1 1 तो है। बाकी आप देख लो ये 2 1 है और यहाँ पे 1 1 है, यानी कि अगर 2 1 है और 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और 1 कॉमन है, तो 2 1 होना चाहिए था, 2 1 तो ऑलरेडी ये खुद ही है, ठीक है। और भी कुछ देख लो जो भी आपको मिल रहा है, जैसे 2 2 है और ये 2 1 है ना, ये 2 पे खत्म, ये 2 से शुरू, तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, तो एक रिलेशन तो यही मिल गई। दूसरी कोई रिलेशन अगर हम देखें तो मतलब कम से कम इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, कम से कम इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा, यानी इतनी तो कम से कम आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है ना, मतलब इतना तो आप कम से कम लिखोगे ही लिखोगे R2 में भी।
अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 लिख देता हूँ मान लो। अब जैसे ही मैं 1 3 लिखूँगा तो मुझे 3 1 भी लिखना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी भी तो मेंटेन करनी है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने अब 2 1 लिखा तो यहाँ पे 1 3 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए बी से तो ए बी सी हो जाएगा भाई साहब, है ना। यानी कि ये कॉमन, तो ए सी क्या हो गया 2 3, यानी मुझे अब 2 3 भी लिखना पड़ेगा ट्रांजिटिव मेंटेन करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 2 3 लिख देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 2 3 लिख दूंगा, अब मुझे 3 2 भी लिखना पड़ जाएगा, है ना। अब जैसे ही मैं देखूंगा ये तो भैया यूनिवर्सल रिलेशन आ गई, मतलब इससे आगे तो बड़ी तो कोई रिलेशन हो नहीं सकती एक रोसे में, क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है। और ए के पास 3 एलिमेंट है, इस ए के पास भी 3 है, 3 गुणा 3 9 एलिमेंट हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 एलिमेंट ही आ गए। इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं, यानी एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, दो ही रिलेशन ऐसी हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भैया कि ये जो ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट है इस केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बढ़िया से। फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप पे, साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट 1 ईयर की गाइडेंस चाहिए, तो आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लास 12 की मैथ्स पढ़ाई गई है फुल सपोर्ट के साथ। तो अगर आप चाहो तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए।